ये आज बात करते हैं एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड की। उनके इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही मतलब जो 30 जून 2025 को खत्म हुई, उसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ, हमारे पास कंपनी की तरफ से जो फाइलिंग्स आई हैं, प्रेस रिलीज है और अभी जो एजीएम हुई उसकी डिटेल्स भी है। हाँ, तो मकसद यही है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, पिछले साल के मुकाबले क्या स्थिति है और आगे क्या दिख रहा है, इसे समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सीधे फाइनेंशियल नंबर से। Q1 FY26 बनाम Q1 FY25 कैसा रहा प्रदर्शन? देखिए, नंबर्स थोड़े मिले जुले से हैं। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 4% कम है, 995 करोड़ के आसपास रहा। हाँ, 4% की कमी। और ये कमी ना मुनाफे में और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। जी। ऑपरेटिंग EBIT मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट, वो 21% गिरा है, 116 करोड़ के करीब। ओ, 21%। और फिर टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट PAT वो भी उतने ही, लगभग 21% नीचे, 91 करोड़ रुपए रहा इस तिमाही में। पिछले साल ये करीब 115 करोड़ रुपए था। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि प्रति शेयर कमाई EPS वो भी गिरी होगी। बिल्कुल। पिछले साल के 22.5 रुपए से ज्यादा थी, इस बार 20 रुपए से भी कम 19.98 पर आ गई है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर प्रेशर दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या बता रही है कंपनी? देखिए, मैनेजमेंट का कहना है, खासकर जो चेयरमैन और MD हैं राजीव राजगोपाल, कि उनका जो B2B सेगमेंट है, मतलब जो बिजनेस को माल बेचते हैं, वो तो ठीक चल रहा है, उसमें ग्रोथ है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव बात है। हाँ, लेकिन जो रिटेल सेगमेंट है, मतलब जो हम आप जैसे आम ग्राहक खरीदते हैं, उसमें थोड़ी नरमी है, सुस्ती दिख रही है। और इसकी वजह क्या डिमांड कम है या कंपटीशन बढ़ गया है? दोनों ही बातें हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि एक तो कंज्यूमर की तरफ से डिमांड थोड़ी कमजोर है और दूसरा पेंट सेक्टर में कंपटीशन तो खैर बढ़ ही रहा है लगातार। हाँ, वो तो है, कई नए प्लेयर्स भी आ गए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि इन सब चुनौतियों और मार्जिन पर दबाव के बावजूद कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मुनाफे की दर वो डबल डिजिट में बनाए रखी है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, मतलब मुश्किल माहौल में भी कंपनी मुनाफा कमा पा रही है। जी हाँ, और उन्होंने ग्रोथ पर फोकस भी कम नहीं किया है, निवेश जारी रखा है। जैसे कि? कुछ नई पहले की हैं क्या इस दौरान? हाँ, की है। डेकोरेटिव पेंट्स में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, डुलक्स माइस्ट्रो। ये खास तौर पर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और वो बता रहे हैं कि 16 शहरों में शुरू कर चुके हैं, 2000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स जुड़ भी गए हैं। प्लान है कि इस साल के अंत तक 40 शहरों तक ले जाएंगे इसे। और प्रोडक्ट्स, नए पेंट्स वगैरह भी लॉन्च किए? जी बिल्कुल, इनोवेशन पर भी जोर है। एक अल्ट्रा लग्जरी इंटीरियर पेंट है, डुलक्स वेलवेट टच इटर्ना मैट। फिर बाहर के लिए धूल से बचाने वाला डुलक्स वेदर शील्ड प्रोटेक्ट डस्ट प्रूफ हाइशीन, और एक नया टेक्सचर पेंट स्क्रैच फिनिश। अच्छा, यानी प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस है। लगता तो यही है। और साथ ही जो इंडस्ट्रियल कोटिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, उसमें भी अपनी इंटरड्यू रेंज को बढ़ाया है, नए प्राइमर और टॉप कोट लाए हैं। ठीक है, तो अगर हम सम अप करें तो पॉजिटिव क्या है? B2B ग्रोथ, नए प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है शेयर होल्डर्स के लिए, स्पेशल डिविडेंड। हाँ, ये तो काफी बड़ी खबर है। कितना है ये स्पेशल डिविडेंड? कंपनी के बोर्ड ने 156 रुपए प्रति शेयर का एक मुश्त स्पेशल अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। 156 रुपए प्रति शेयर, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये उनकी जो जमा कमाई है। और साथ ही उन्होंने हाल ही में अपना पाउडर कोटिंग्स बिजनेस और एक रिसर्च सेंटर बेचा था, जिसे स्लम सेल कहते हैं। उस बिक्री से जो पैसा आया उससे दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये उस बिजनेस बिक्री का पैसा शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट 11 अगस्त 2025 तय की गई है। ये स्पेशल डिविडेंड कंपनी की हेल्थ के बारे में क्या बताता है? मतलब क्या ये सिर्फ बिजनेस बेचने से आया पैसा है या? देखिए, ये एक तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना है और दूसरा ये भी दिखाता है कि वो कॉर्पोरेट पुनर्गठन पूरा हो गया है और कंपनी के पास अच्छी खासी नकदी है। वो जो बिक्री वाले सौदे थे वो 2 जुलाई को ही पूरे हुए हैं। ठीक है, और क्या घोषणाएं हुई? एक और बात है, तिमाही में उनकी नवी मुंबई में एक प्रॉपर्टी थी, उसके पट्टे को बेचने से भी करीब 5 करोड़ मतलब 51 मिलियन का फायदा हुआ है। वो अन्य आय में दिखाया गया है। अच्छा, और हाल ही में उनकी AGM भी हुई थी ना? जी हाँ, 4 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 71वीं AGM हुई। जी। उसमें सारे रूटीन प्रस्ताव पास हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनाना, डिविडेंड कंफर्म करना, डायरेक्टर्स ऑडिटर्स की नियुक्ति वगैरह। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इस तिमाही के प्रदर्शन का? देखिए, निष्कर्ष यही है कि एक्सो नोबेल के लिए Q1 थोड़ा मिला जुला रहा। हम्म। एक तरफ रेवेन्यू और प्रॉफिट में साल दर साल गिरावट है, जो चिंता की बात है। ये साफ दिखाता है कि रिटेल मार्केट में चुनौतियां हैं, कंपटीशन तगड़ा है। हाँ, ये क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का B2B सेगमेंट अच्छा कर रहा है। वो लगातार नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और सबसे बढ़कर शेयर होल्डर्स को इतना बड़ा स्पेशल डिविडेंड दे रहे हैं। तो मतलब चुनौतियां हैं, पर कंपनी उनसे निपटने की कोशिश भी कर रही है और शेयर होल्डर्स का ध्यान भी रख रही है। बिल्कुल सही। B2B पर फोकस रखना, इनोवेशन जारी रखना और स्ट्रैटेजिक निवेश करना, ये सब दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्थिरता के लिए काम कर रही है। अब आगे देखना होगा कि रिटेल डिमांड कब सुधरती है और कंपनी की ये रणनीतियां कितनी कामयाब होती हैं।